अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, इकॉनमी के हवाले से जो है जिस तरह बहुत सारी डिबेट हो रही है कि इकॉनमी जो है अभी इस वक्त पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत में नहीं है। दूसरी तरफ IMF का जो दबाव है हमारे ऊपर, साथ ही साथ ओवरऑल जो इंडिकेटर्स है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है हमारे मुल्क की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सपो 2020 की, जो कि 10, 11 और 12 जनवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं, 3 दिन का 3 रोज़ा एक्सपो होने जाएगा, जिसके अंदर जो बेसिकली रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड मटेरियल्स हैं इसके ऊपर जो है तमाम तरह स्टॉल्स होंगे। तमाम तरह इसमें ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी जो रिलेटेड बिजनेस टाइकून्स हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इससे जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख सकते हैं वो ये है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह। और क्या पहलू हैं इसके, क्या इससे जो है बेहतरी आएगी, उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में डिटेल्ड। साथ ही साथ बात ये भी करेंगे कि जो लास्ट एक्सपो हुआ था उसके क्या रिस्पांस थे, क्या फीडबैक रहा। इसके अलावा आज हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे जो कमांडर सिटी है उनके प्रोजेक्ट के हवाले से। कमांडर सिटी प्रोजेक्ट क्या है और ये वेलफेयर एसोसिएशन का दिमाग में रख के एक ओवरऑल आइडिया सोचने के बाद एक विजन कैसे अचीव किया गया है और इसके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। ये ओवरऑल टीम की क्या गोल्स हैं और कैसे अचीव होने जा रहे हैं, इस तमाम सिचुएशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। UN ने बेसिकली 17 गोल सेट किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, और उसको किस तरीके से जो है कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कमांडर सिटी ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप रह सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, अपना फ्लैट ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये ओवरऑल लाइफ स्टाइल की बात करता है, जहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। इसके बारे में और भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, जो कि चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स हैं। आपको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो कमांडर सिटी के बारे में जो है नाज़रीन को बता दीजिए कि क्या प्रोजेक्ट है और ओवरऑल क्या है ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कमांडर सिटी जो है ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है और जो शायद पहली दफ़ा कहीं इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने भी नहीं सुना कि कभी किसी मुल्क में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा हो इससे पहले। इसको बड़ा सोच समझ के मैंने आज से कुछ 10-15 साल पहले जो है मैंने ख्वाब देखा था कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको तो शायद हम अभी तक नहीं बदल सके पिछले 72 सालों में, तो क्यों ना एक शादीवारी के अंदर कोई एक मिसाली निज़ाम कायम किया जाए जो कि वेलफेयर का निज़ाम हो, और स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको हम किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं उस निज़ाम में लाके। तो इस पर मैंने कुछ चंद साल वर्किंग की और फिर मैंने एक विज़न बनाया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया कि अगले 20 साल का एक विजन है 2040, जिसके तहत पूरे मुल्क में कमांडर सिटी को हमने इंशाअल्लाह फैलाना है। फ़िलहाल हमने 10 शहर जो बड़े शहर हैं वो टारगेट किए हैं, और इब्तदा हमने कराची से की है मॉडल से, और एक मॉडल इस वक्त बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें तकरीबन 5000 यूनिट्स हमने 2025 तक मुकम्मल करने हैं। और एक यूनिवर्सिटी है और 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ओल्ड होम है, उसमें यतीम खाने हैं, उसमें फ्री रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें वेलफेयर शॉप्स हैं, तो बहुत कुछ है। हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे लोगों का इलाज मुफ्त है। तो ये एक हमने एक वेलफेयर स्टेट समझ लें, छोटी सी एक बनाने की कोशिश की है प्राइवेटली, और 1 साल पहले हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और अगले 2 से 3 महीनों में इंशाल्लाह ये लिवेबल होने चला है। कमांडर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने एक विजन जो है उस पर काम किया, तो क्या ये आपने अकेले काम किया इसके ऊपर, या कोई पहले से आपने एक टीम डेवलप कर ली थी जो कि इस विजन को अचीव करने के लिए इस पर काम कर रहा था? देखें, मैं तो अकेला ही हूँ और ये कंपनी भी इसका मैं मालिक भी अकेला ही हूँ। हाँ, मेरे बच्चे अब चूँकि पढ़ लिख रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी बेटी 5 साल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके अभी बाहर से आई है
और उसने मुझे ज्वाइन किया इस बिज़नेस में। इसी तरह मेरा बेटा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, एडमिशन हो गया है, वो भी पढ़ लिख के वापस मेरे विजन को ज्वाइन करेगा। और फिर जो लोग मॉरली मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, बजाय तनकीद करने के और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने के, हमने सोचा कि क्यों ना काम किया जाए और लोगों को अपने साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से हमने इब्तदा की अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 साल पहले, और आज जो पौधा हमने लगाया था वो अब फल फूल रहा है और तकरीबन 300 घर इंशाअल्लाह हम अगले 3-4 महीनों में लोगों को हैंडओवर कर रहे हैं। और उसके बाद लोग देखेंगे वो निज़ाम जिसकी हम बात करते थे। ये 300 घर जो होंगे ये मतलब पहली मरतबा हैंडओवर करने जाएंगे? जी, पहली दफ़ा। ये जो फर्स्ट लॉट है घरों की वो हम हैंडओवर कर रहे हैं और फिर हर महीने हम हैंडओवर करते जाएंगे। कितने मिकदार में? 5000 है मॉडल में, तो 5000 तक हमने जाना है 2025 तक। फिर ये मॉडल हमने 9 मज़ीद शहरों में कॉपी करना है। इसका मतलब है कि 25 से 30 तक हमने 50,000 घरों पे जाना है और 30 to 40 एक्सपेंशन है। तो ये एक्सट्रीमली लो कॉस्ट हाउसेज हैं जो कि हर मतलब मिडिल या इवन लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। कमांडर साहब, एक सिंपल सवाल जो लोगों के जहनों में आता है कि इतना लो कॉस्ट प्रोजेक्ट आखिर आप कैसे ऑफर करें? क्योंकि बाकी बिल्डर्स अगर आप उनके पास जाएं, उनसे बात भी करें तो उनकी तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और मतलब कंपैरेटिवली किसी भी पहलू से दिखाई नहीं देता कि जो चीज़ें आप ऑफर कर रहे हैं ऐसा प्रोजेक्ट कोई हो सकता है। देखिए, इसकी 2 बुनियादी वजह हैं कि ऐसा क्यों मुमकिन हो रहा है। उसमें एक बुनियादी वजह तो ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट फ़ी सबीलिल्लाह है। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है किसी चीज़ में भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे उसके अंदर हॉस्पिटल हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे जो सुपर स्टोर्स हम अंदर बना रहे हैं, घर दे रहे हैं, जो कुछ भी हम कमांडर सिटी के अंदर कर रहे हैं उस पे हमारी कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है। कोई प्रॉफिट नहीं है। आपका जो यूनिट्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर नहीं है, या फिर हॉस्पिटल्स की अगर आप बात करें तो उसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं, बाद में फर्दर मेंटेनेंस कैसे होगी स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की। देखें, इसको कहते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब इतना आपने ज़रूर करना है कि निज़ाम चलता रहे। जैसे स्कूल के अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो उसको तो हमने अपने फंड से मैनेज कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। अब उसके सिस्टम ने चलना होता है, लोग फ़ी देते हैं, उससे चलता है। अब हमारी फ़ी फिक्स नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत कम फ़ी देंगे, बहुत सारे बच्चे दरमियानी फ़ी देंगे और बहुत सारे बच्चे ज़्यादा फ़ी देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उनके वालिदैन का इनकम क्या है। एक इनकम सर्टिफिकेट हम लेंगे, उस इनकम सर्टिफिकेट को हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनको एक कार्ड इशू होगा। इस वक्त हम 3 कार्ड्स इशू कर रहे हैं, प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड, जो भी रेजिडेंट्स होंगे उनके इनकम के। तो जिनका इनकम अप टू 25,000 पर मंथ है उनको हम प्लैटिनम कार्ड दे रहे हैं। ये वो लोग होंगे जिनके लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी कमांडर सिटी के अंदर। 25,000 से 60,000 जिनका इनकम है उनको हम गोल्ड कार्ड दे रहे हैं और जिनका 60,000 से ज़्यादा इनकम है उनको हम सिल्वर कार्ड दे रहे हैं। लेकिन कमांडर साहब, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म सुनने में लग रहा है कि ये मैनेज कैसे होगा? पहले आपने उनका जो है सर्टिफिकेट भी देखना होगा, फिर उसकी असेसमेंट करनी होगी, फिर कार्ड्स का इशू करना होगा। ये ओवरऑल चेक एंड बैलेंस आखिर कैसे होगा और कितनी बड़ी टीम इसके लिए चाहिए? देखें, इस वक्त मतलब जो मेरे पे रोल पे जो मुलाजिम हैं तकरीबन 450 के करीब मुलाजिम हैं जो पे रोल पे हैं मेरे, और जब ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा तो हज़ारों हो जाएंगे इंशाल्लाह ना। तो ये जो टीम होती है, असल में एक विज़न तो लीडर ने देना होता है। वो विज़न मैंने दे दिया, ठीक है, कंपनी चल पड़ी, घर बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, गार्डन्स बन रहे हैं, सुपर स्टोर बन रहे हैं, फ्री होटल्स बन रहे हैं। अब वो जो निज़ाम किस तरह से चल रहा है उसके फार्मूले भी सारे दे दिए। अब ज़ाहिर है उनको कंट्रोल तो लोगों ने करना, जो आपका स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने चले हैं 1 अप्रैल से इंशाल्लाह।
इसी साल 1 अप्रैल से जब लोग रहना शुरू होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चल पड़ेंगे, सुपर स्टोर भी चल पड़ेंगे, फ्री रेस्टोरेंट्स भी चल पड़ेंगे, हॉस्पिटल भी चल पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी चल पड़ेगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम तादाद बढ़ाते जाएंगे घरों की, उस तरह से ये एक्सपैंड होता जाएगा ये। और हो सकता है कि अगले 20 सालों में जो विजन 2040 में लेके चला हूँ, ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। 1 मिलियन हाउसेज हमने प्लान किए, तो 1 मिलियन का मतलब है 5 मिलियन पॉपुलेशन। अब जहां 5 मिलियन लोग बसेंगे और एक रब्त का निज़ाम उनको मिलेगा, सफाई मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, मेडिकल केयर मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, फ्री खाना मिलेगा, तो मतलब एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अगर वो एंजॉय करेंगे। और ये फ्री खाने के लिए कहाँ से बजट एलोकेट होगा? अच्छा, ये एक अलग कहानी है कि बजट कहाँ से आएगा। अब इसमें देखें, ये मेरी जो एनजीओ मैंने बनाई है, इसमें एक जो ख़ास बात है इसकी कि हम फंडिंग कहीं से नहीं लेते, मतलब हम चंदा नहीं लेते, हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह हमें बरकत की सूरत में, जिस तरह आपका बिजनेस फ्लोरिश करता है, अल्लाह उसमें बरकत जिस तरह डालता है, आपके हाथ में पैसा आता है। तो अब हमने जब देखा कि जब से हमने इस पे काम करना शुरू किया, तो चूँकि नीयत बहुत खालिस थी और दिन रात हमने एक करके इस मिशन को अचीव करना था जो हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें कभी फंड्स का मसला नहीं हुआ। आज हम 5% घर फ्री दे रहे हैं बेवाओं को, जो कि हम देना शुरू कर रहे हैं परसों। आईपी में, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो में, पहली घरों की अलॉटमेंट हम उन बेवाओं को बुला रहे हैं जिनको हम देना शुरू कर रहे हैं। और ये भी लोग पूछ रहे थे कि आप इतने घर कैसे फ्री देंगे। हम हर 100 में से 5 घर दे रहे हैं और अपना विजन 2040 में हमने 50,000 हाउसेज फ्री देने हैं। अब ये भी तो कहीं से मैनेज होने हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमने अमीर से या जो अफोर्ड कर सकता है उससे कुछ प्रॉफिट लेना है और उसको हमने ट्रांसफ़र करना है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मेडिकल केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो घर हासिल करना हो। तो इन सब में हमने ये फार्मूला रखा है। हमारे किसी घर की एक कीमत नहीं है, किसी स्कूल की एक फ़ीस नहीं है, किसी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर की फ़ीस या दवाइयों की एक कीमत नहीं है। वो आपके कार्ड के हिसाब से जो हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए हर चीज़ डिफरेंट है। तो इस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे कुछ हमने लेना है और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ट्रांसफर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, जो मैकेनिज्म है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे लेना है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचाना है। तो इस मैकेनिज्म में यूनिट्स तो फिर 2 अलग अलग होंगे कमांडर साहब। एक तो आपने उनसे चार्ज कर लिया जो कि कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन जो नहीं कर सकता अफोर्ड, अब वो 2 यूनिट्स की मेंटेनेंस कैसे होगी? फॉर इंस्टेंस 2 अलग यूनिट्स आपने बना लिए, अब एक यूनिट तो खरीद लिया जिसके पास पैसे हैं, दूसरा यूनिट भी उन्होंने भी खरीद लिया, उनसे भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आपने की। लेकिन जो आप एक चीज फ्री की चीज निकाल रहे हैं उसका पैसा कैसे बनेगा? क्योंकि जिस शख्स ने खरीदा है वो भी तो ऑलरेडी पैसे दे रहा है और वो भी आपसे एक यूनिट खरीदेगा। जी देखें, छोटी सी मैं मिसाल इसकी इस तरह देता हूँ कि अब एक जो बेसिक हमारा जो बैंगलो है 80 गज का, जिसको सबसे छोटा हमारा जो लिविंग यूनिट है घरों में, एक तो अपार्टमेंट है घरों में, तो 80 गज का बंगला है। अब उसको हम इस तरह से दे रहे हैं किसी को कि 5% तो मुफ्त दे रहे हैं। जो भी बन रहे हैं 100 में से 5 हम बेवा, यतीम या माजूर अफराद को फ्री दे रहे हैं। अब 100 में से जो 45 हैं वो एक्सट्रीमली लो कॉस्ट दे रहे हैं। एक्सट्रीमली लो कॉस्ट का मतलब इतनी कम कीमत कि कोई शायद तसव्वुर भी ना कर सके। हमने 12 लाख से स्टार्ट किया, 12 लाख में, और आज हम 16 लाख चार्ज कर रहे हैं। ये हमारी वो स्कीम है कि आप प्लॉट के पे करें, हम आपको फ्री घर बना के देंगे, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, 42 मंथ्स का। जो भी पेमेंट कर रहा है 42 मंथ्स ही हैज़ टू वेट। अब जो 50% हाउसेज रह गए हैं जहां से हमने पैसा जनरेट करना है, क्योंकि इन दोनों पैकेजेस से तो हम पैसा नहीं जनरेट कर रहे, दोनों लॉस के पैकेजेस हैं। बेवा को फ्री भी दे रहे हैं और किसी को 12 लाख में घर या 16 में दे रहे हैं, तो वो तो हमारी कॉस्ट 20 लाख से ऊपर आ रही है। तो ये दोनों लॉस के पैकेज हो गए, लेकिन भला हो गया लोगों का, 50% लोगों का भला हो गया। अब आ जाते हैं उस पैकेज पे जो बाकी 50% जहां से पैसा जनरेट होना है, उसको हम रेगुलर स्कीम कहते हैं। उसमें यही घर 27 लाख का है। 27 लाख में अगर 20-22 हमारी कॉस्ट आ रही है तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन 27 लाख हम ले नहीं रहे हैं, हम घर बना के दे रहे हैं किसी को, और
उन्होंने पैसे हमें 40 महीनों में अदा करने हैं। मतलब अगर कोई किराए पे 20,000 पे रह रहा है तो डेफिनेटली वो 8 लाख किराया बचाएगा, क्योंकि घर आपको पहले दिन मिल गया। अब जब 27 से 8 माइनस करते हैं तो उसको 19 का पड़ता है, तो ये भी भलाई का पैकेज हो गया। लेकिन हमने पैसा जनरेट कर लिया इसी भलाई पे। फिर यही घर हम 60 लाख का भी दे रहे हैं, और वो भी बहुत खुशी से इसलिए ले रहे हैं कि उनको यकमुश्त पैसा नहीं देना। 27 लाख में 3 लाख एडवांस करके 24 लाख हम कंपनी लोन कर रहे हैं, जिसकी किस्त 24,000 रुपये महीना है। तो अगर कोई किराए पे रह रहा है 24-25 हज़ार में, तो वो सिर्फ 3 लाख दे के हमसे घर ले लेता है और वही किराया हमें देता रहता है। लेकिन जब वो एक बड़ा अमाउंट हमें दे रहा है तो वो अमाउंट किसी और के काम आ रहा है। सही। मतलब जहां से भी अमाउंट हम ले भी रहे हैं किसी से, तो उसको नहीं फील होने दे रहे, उसके लिए कुछ भला करके ही हम उससे ले रहे हैं। तो यही सिस्टम हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, यही हम एजुकेशन में कर रहे हैं, यही हम मतलब हर जगह जो हमारे अंदर सिस्टम है उसमें यही है कि जो अफोर्ड कर सकता है उससे थोड़ा सा लिया जाए, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको नवाजा जाए। तो ये एक सिस्टम ऑफ लिविंग जो है जो गुर्बत को ख़त्म करेगा। कमांडर सिटी की चारदीवारी के अंदर जो आ गया वो एक महफूज जगह पे आ गया, एक रब्त वाले निज़ाम में आ गया, सिक्योर जगह पे आ गया, क्योंकि जो सिक्योरिटी कैमराज लग रहे हैं, जो हम जिस तरह बाउंड्रीज़ को हम सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत सेफ़ जगह होगी कि अगर मर्द ने निकल के कहीं काम पे जाना भी है तो उसको कम से कम ये फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं। अगर आप डोर लॉक नहीं भी करते तो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम इतना परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाअल्लाह शायद किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वहाँ पे चोरी चकारी या इस तरह का। तो हम एक प्रॉपर सिस्टम लेके आ रहे हैं, और ये सिस्टम अगर कामयाब हो जाता है और लोगों को अगर इसकी पजीराई होती है सिस्टम की, और एक ट्रेंड डेवलप हो जाता है, तो इंशाल्लाह शायद ये मुल्क पूरा कमांडर सिटी बन जाए। इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद करते हैं। कमांडर साहब एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कमांडर सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से। अब ज़रा बात करेंगे कि एक्सपो 2020 जो जहाँ पे रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और जो रिलेटेड मटेरियल्स हैं उसके हवाले से जो एक्सपो होने जा रहा है, आखिर उसका क्या फीडबैक होगा, और लास्ट डे कैसा फीडबैक था जानने की कोशिश करते हैं कमांडर रिटायर्ड जाकिर साहब से। सर, ये आप ऑर्गेनाइजर्स भी हैं इसके, और आपने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो है लूप में लिया होगा, तो कितना टाइम आपको लगा इसको एग्जीक्यूट करने में? देखिए, जब फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि हमें एक्सपो करना है और हमें दुनिया की तवज्जो भी इधर लेके आनी है, और मेरा तो जो बेसिक एम था इस एक्सपो का वो ये पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था। वो ये था कि इस एक्सपो के थ्रू हम एक तो अपने प्रोजेक्ट्स को मुतारिफ़ करवाएं पब्लिक में, और फिर जो फॉरेन में जितने प्रोजेक्ट्स हैं या जो एलाइड इंडस्ट्रीज हमारे साथ चलती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के साथ, उनको यहाँ लाया जाए। तो क्योंकि फ्यूचर में कमांडर सिटी के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन भी बनाने का इरादा है मेरा, और जिन बच्चों को हम वहाँ स्कूल में तालीम दे रहे हैं उनको बिजनेस स्किल डेवलपमेंट उनके लिए कंपलसरी कर रहे हैं प्राइमरी क्लासेस से, ताकि हर बच्चा बिजनेसमैन बन सके। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम डिग्रियां लेके फिरते हैं, पढ़ लिख कर, और नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, और नौकरियां है नहीं इस मुल्क में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊँ। जिस तरह मैं बिजनेसमैन बना, तो हमें तो कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने तो ठोकने खा के सीखा, और अब जब हम सीख गए हैं तो क्यों ना ये चीज़ ट्रांसफ़र करूँ मैं अपनी यूथ में, और बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊँ, और आगे हम इंडस्ट्रीज़ लगाएं चाइना की तरह। तो उसमें मैं फिर चाइना भी गया, और वहाँ पे मैंने बड़ी बारीकी से उनकी इंडस्ट्रीज़ को देखा, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, किस तरह से उनके बच्चे जो है उनकी स्किल को वो डेवलप करते हैं। और उधर बहुत सारी कंपनीज से राब्ते में भी हैं हम, और बहुत सारी कंपनीज रेडी हैं यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। लेकिन वो डर इसलिए अभी तक डरते रहे हैं फॉरेनर्स के, हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं था सही, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस तरह मिलिट्री एक्शन हुए हैं और बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, तो हमारा ये था कि अट्रैक्ट किया जाए कुछ फॉरेनर्स को भी इसमें। तो फर्स्ट इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो 2019 पे जब हमने किया, तो वो
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और तकरीबन 12 कंट्रीज़ के फ्लैग उसमें थे और अमेजिंग रिस्पांस फ्रॉम पब्लिक स्पेशली, और 20,000 से ज़्यादा फुटफॉल था हमारा उस एक्सपो में और बड़ी पजीराई मिली। और उसमें हम स्पेशल पैकेज लाए थे कि 12 लाख में हमने घर देने का वादा लोगों से किया था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो घर क्या बनना उस शुरू लास्ट हो गए। एक्सपो में जी, आपको आप पर्सनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पॉजिटिव फीडबैक मिला? ओवरऑल एक्सपो की जी बात जी नहीं कर रही। बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिला। फॉरेनर्स बहुत नहीं आए और वो इस दफ़ा भी बाहर से नहीं आ रहे क्योंकि अभी तक थोड़ा डर और खौफ है, क्योंकि मैं तो एज अ प्राइवेट गवर्नमेंट तो नहीं हूँ ना। अगर मैं एज अ गवर्नमेंट करता तो शायद मुझे बेहतर रिस्पांस मिलता फॉरेनर्स की तरफ से, लेकिन अब चूंकि उनका ट्रस्ट किसी Trust प्राइवेट deficit। इदारे पे नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से फॉरेनर्स नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट्स यहाँ पे भेजे हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्प्ले करेंगे इस एक्सपो में जो 2 दिन बाद होने चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या ये भी पॉजिटिव फीडबैक आएगा इससे भी? जी जी बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। और स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब हमारे यहाँ चूँकि एक ट्रेंड है बाहर इन्वेस्टमेंट का या बाहर मुल्क से बाहर लोग जाते हैं, वहाँ पे वो सेटल होते हैं और फिर फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आता है, तो जिन जिन कंट्रीज़ में थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा है उनके हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी एक्सपो में। और फिर हम अपने जो पैकेजेस लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, उसमें जो एक सबसे अच्छा पैकेज हम लेके आ रहे हैं कि जो गरीब आदमी का एक ख्वाब होता है कम बजट में घर बनाने का, तो उसमें हमने कुछ प्लॉट्स अवेलेबल किए कमांडर सिटी के अंदर घरों के बीच में, और हम सिर्फ 6 लाख रुपए में हम प्लॉट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ 6 लाख रुपए में कोई भी प्लॉट खरीद सकता है एक्सपो में आके। ये 3 दिन के लिए हमने ऑफर सिर्फ रखी 3 दिन की जी ऑफर जी है। सिर्फ 3 दिन के लिए है। तो अब एक लोअर मिडिल जिसके पास बहुत कम बजट है घर बनाने का, अगर वो किसी तरह से प्लॉट ले लेगा और कुछ अरसे के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो अपना घर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकता है एक बहुत खूबसूरत जगह पे, जिसको हमने बहुत खूबसूरत डेवलप किया है। मतलब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई बिल्डर जिसका गवर्नमेंट से अप्रूव रेट मिनिमम प्लॉट का हमारा 12 लाख था, आज से 1.5 साल पहले जब हमें एनओसी मिला तो गवर्नमेंट ने ये रेट अप्रूव किया था। अब आपको पता है 1.5 साल में इन्फ्लेशन कितना हुआ है ना, वो 35% इन्फ्लेशन हुआ है, फिर वो जगह डेवलप हुई है। तो इन 2 तरीकों से कीमत बढ़ती है ना, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से और एक डेवलपमेंट की वजह से। तो अब ये पहला बिल्डर है जो इतना कुछ करके कीमत आधी कर दी हमने कि आ जाए 6 लाख पे प्लॉट ले लें। तो इससे भी लोगों का बहुत भला, सैकड़ों लोगों का भला होने चला है मेरा ख्याल इस प्रॉपर्टी एक्सपो में, कि हम इंतहाई सस्ते प्लॉट बेहतरीन डेवलप्ड जगह पे उनको दे रहे हैं जहां 1 साल के अंदर वो घर बना के रह सकते हैं। मतलब ये वो स्कीम नहीं है कि जो प्लॉट्स वीरान पड़े रहते हैं, बंजर पड़े रहते हैं सालों। ये तो वो है जहां हमने स्कूल बना दिया है, हमने हॉस्पिटल बना दिया है, हमने गार्डन बना दिए हैं, प्ले ग्राउंड्स बना दिए हैं और बेहतरीन अंदर एक निज़ाम हम दे रहे हैं। तो उस बेहतरीन निज़ाम में 6 लाख का हम प्लॉट ऑफर कर रहे हैं। वो इसलिए कि इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कुछ कमाना नहीं है, इसमें कोई इस तरह का मतलब हमारा जो प्योरली मकसद है वो लोगों की वेलफेयर और फलाह है, जिसके लिए ये पूरी स्कीम है। तो पिछली दफ़ा भी लोगों का भला हुआ था और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह बहुत से लोगों का भला होने चला है इस एक्सपो में। ये 3 डेज का ओवरऑल जो एक्सपो है, आप कह रहे हैं कि इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा इतना कांटेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो बाहर की कुछ कंट्रीज हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे एक्सपोजर होगा, तो एक एटलीस्ट यूएसपी होगी इस एक्सपो की। प्लस इसमें बहुत सारे रिलेटेड मटेरियल्स की भी जो है डिस्प्ले होगी, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो कि और रियल एस्टेट के हवाले से होगी। तो इसको जो है ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट एजेंसी ओवरऑल एस्पेक्ट या इंडस्ट्री के हवाले से कैसे देखते हैं इस एक्सपो को? देखिए, इस तरह की एक्सपो जब भी होती हैं उससे डेफिनेटली फ़ायदा तो होता है, क्योंकि जो सारी हमारी जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो 70 से ज़्यादा हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, वो जब एक जगह बैठते हैं, एक तो किसी भी शख्स के लिए ये बहुत आसान हो जाता है अगर किसी ने घर बनाया तो उसको एक ही जगह पे एक ही छत तले
मतलब बहुत कुछ मिल जाता है। तो मतलब पब्लिक को तो फायदा इसका होता ही है। फिर जो बिजनेसमैन आते हैं, जो इंडस्ट्रीज आती हैं, उनको भी जब इंटरेक्शन लोगों से होता है, और डायरेक्ट जाहिर है एक्सपो में तो वही जाएगा जिसका कुछ लेना देना है ना, क्योंकि ये पिकनिक मनाने की जगह तो है नहीं, तो वहां तो वही जाएगा जिसका कोई कंसर्न होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे फुटफॉल हमारा 20,000 से ज्यादा था लास्ट टाइम, और इस दफा भी अगर 20-25 हज़ार लोग आते हैं 3 दिन में एक्सपो में, तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी बिजनेस फ्लोरिश करेगा, उनको भी बिजनेस मिलेगा। और जो बिल्डर्स हैं हमारे साथ, और भी बिल्डर्स आ रहे हैं, तो जो बिल्डर्स वहाँ पे होंगे जो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, फिर इस तरह का जब भी आप कुछ एक्सपो लगाते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज आप देते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल से हट के, कि ये 3 दिन का एक्सपो, इसमें जिस तरह हमने अभी एक स्कीम लेके आए हैं, तो बाकी भी लोग जो वहाँ पे आएंगे कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आएंगे, तो डेफिनेटली पब्लिक का तो फायदा होता है। मतलब इट इज 2 वे, मतलब दोनों साइड पे फायदा होता है, पब्लिक का भी होता है, और जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे आई होंगी तो उनको भी बिजनेस, और थोड़ी से इंकरेजमेंट भी मिलेगी जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी। जी, और खासकर आजकल जो हालात चल रहे हैं जिसमें बिजनेस बहुत नीचे चले गए हैं और परेशान हैं लोग सारे, इसमें अगर कोई इस तरह से कोई लाइवली इवेंट होता है तो उससे एक इनकरेजमेंट मिलती है, बिजनेसमैन को भी इनकरेजमेंट मिलती है और लोगों को भी, कि जो अभी आउट ऑफ रीच हो गई है ना चीजें, महंगाई इतनी हो गई है, अब जब वो देखेंगे सस्ते घर, मतलब 16 लाख में बंगला मिल रहा है, 6 लाख में प्लॉट, थोड़ी पॉजिटिव होप, जी, तो वो पॉजिटिव होप के अलावा जो है जिस तरह प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, यूएन ने सेट किए हुए 17 गोल्स हैं, क्या गोल्स हैं और ये जो रियल्टर इंडस्ट्री है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, ये बहुत अहम है। ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जब इस पे कुछ साल पहले काम किया था, तो उन्होंने ये 17 गोल्स एक सेट किए थे कि अगर ये दुनिया इन गोल्स को इम्प्लीमेंट कर ले तो वो एक बेहतरीन जगह बन जाएगी रहने के लिए, एक बहुत सुकून की जगह बन जाएगी। और तमाम जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उनको एक विजन 2030 के तहत, मतलब 2030 तक इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करना उनके लिए लाजमी करार दिया। लेकिन बहुत सारे मुल्क जो मतलब अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। यूरोप में इन पे काम हो रहा है। कोई 1-1.5 साल पहले मैं अपनी एक टीम लेके हम लोग यूरोप गए थे और हम प्रॉपर इस पे हमने ट्रेनिंग ली थी वहाँ ग्रीस में, कि हम इसको कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे यूनाइटेड नेशंस के गोल्स को। फिर हम ट्रेनिंग लेके जब यहाँ पे आए और हमने जब काम शुरू किया तो हमने ये गोल्स अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाए और अब ये इम्प्लीमेंट होने चले हैं। अब इसमें मतलब ये कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। मसलन मैं मिसाल दूं कि अब वो कहते हैं नो पॉवर्टी, गुर्बत नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी शख्स को महरूमी का एहसास नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है स्टेट ने काम करना है, इसका मतलब स्टेट ने करना है ना। अब स्टेट नहीं कर लिया, हमने देख लिया कि लोग तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। कोई माजूर है वो कैसे कमाएगा, कोई बेवा है उसका सहारा कौन बनेगा। तो स्टेट तो नहीं कर रही ना, स्टेट को करना है एज पर यूनाइटेड नेशंस का जो विजन 2030 है उसमें पॉवर्टी का खात्मा है। लेकिन एक 4 दीवारी के अंदर जो कमांडर सिटी की है हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नो पॉवर्टी। अगर वहाँ पे कोई आ रहा है रहने के लिए या किराए पे आ रहा है, तो जिस तरह मैंने बताया कि पूरा चूंकि सोशल वेलफेयर का सिस्टम है तो अमीर से लेना है और गरीब को नवाजना है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा गोल है उनका नो हंगर, भूख नहीं होनी है, बट किसी को भूखे नहीं सोना है। अब इसमें हमने फिर फ्री रेस्टोरेंट बना लिया, हमने ऐसा रेस्टोरेंट बना लिया जिसमें हम लंच और डिनर हम फ्री दे रहे हैं। तो ये जो है, अब कैसे कोई भूखा सो सकता है? आपको लंच और डिनर फ्री, आपके पैसे ही नहीं खर्च हो रहे। तो हमने वो गोल इम्प्लीमेंट कर दिया। इस तरह अगर एक गोल है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव के किसी की माली हैसियत क्या है, आपने क्वालिटी एजुकेशन सबको देनी है। अब हमने देखा ये नहीं हो रहा, तो एक 4 दीवारी के अंदर हम एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना लिए हमने, जिसमें बच्चे फ्री भी पढ़ लें, जिसमें बच्चे इस तरह से मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। कुछ गोल्स के ऊपर बात की कमांडर साहब ने, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन और हंगर के ऊपर। मजीद गोल्स के ऊपर बात करते हैं कि कौन से गोल्स उनको अचीव करने हैं और कितने गोल्स के ऊपर वो अब तक काम कर चुके हैं। जी सर। देखें, ये टोटल 17 गोल इसी तरह के हैं ना, जिस तरह हमने पॉवर्टी की बात की, हंगर की बात की, एजुकेशन की बात की कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। तो ये भी उन्हीं के गोल्स में से एक है कि औरत और मर्द दोनों काम करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन, कोई 90% से ज़्यादा वो काम नहीं कर रही। ठीक है, आप यूरोप में देखें या जो पढ़े लिखे मुल्क हैं उसमें वो आगे इसलिए हैं कि वहाँ मर्द और औरत दोनों काम करते हैं। तो हम वो इनकरेज ही नहीं करते उन चीज़ों को। तो ये जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, ये वर्क में भी है, और ये हम प्रमोट कर रहे हैं कमांडर सिटी के अंदर। फिर आपका आ जाता है क्लीन वाटर, कि आपने साफ़ पानी देना है लोगों को। उसके लिए हम वहाँ पे आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं और हर शख्स को जो उसमें बसेगा साफ़ पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये गोल्स हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ पे हम बिज़नेस स्किल डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, उनको बिजनेसमैन बना रहे हैं, उनको खुशहाली की तरफ हम लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह के ये 17 गोल्स हैं, सारे मतलब एसोसिएटेड हैं लोगों की भलाई के साथ, और इंशाल्लाह हम इनको इम्प्लीमेंट करके 2025 में यूनाइटेड नेशंस की टीम को इन्वाइट करेंगे कि आए, इंस्पेक्ट करें, और अगर हम कोई कमी हम रह गई है तो हमें गाइड करें। और दे आर वेरी हैप्पी, मतलब हम उनसे कांटेक्ट में हैं। और अभी जर्मनी में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ सेमिनार हैं, कुछ वर्कशॉप्स हैं इसी पे 1, 2 और 3 अप्रैल को। तो वहाँ पे फर्दर हम जाके प्रेजेंटेशंस देंगे उनको, और उनसे फर्दर हम गाइडलाइंस लेंगे। तो इतना इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट भी ले तो मेरा ख्याल है ये पूरा मुल्क जन्नत बन जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की अगर हम बात करें तो डिफरेंट वेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। साथ ही साथ जो है एनर्जी सेक्टर में बात तो होती है कि काम करेंगे, लेकिन हमें काम दिखाई नहीं देता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे पूरे जो मुल्क का निज़ाम है वो तो इसी तरह से हमने देखा है। अब जहाँ तक एनर्जी की बात हो, आज तक अभी भी लोड शेडिंग चल रही है, और बिजली के जो कनेक्शंस हैं उनका हुसूल अभी भी बहुत मुश्किल है किसी भी बिल्डर के लिए लेना। तो इसलिए हम अपने जो वहाँ पे प्लांट्स हैं उन पे जा रहे हैं। हम गैस जनरेटर्स लगा रहे हैं ताकि हम सस्ती बिजली लोगों को दे सकें। हम वहाँ पे सोलर सिस्टम्स लगा रहे हैं घरों पे, जो जिसकी हम पेमेंट लोगों से यकमुश्त नहीं ले रहे, हम इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं ताकि आसानी से वो अदा कर दें और उनका बिजली का बिल कम हो जाए। और फिर हम विंड मिल्स पे इस वक्त हमारा काम हो रहा है, क्योंकि विंड मिल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम एज ए प्राइवेट बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकता कि बाहर से विंड मिल नहीं लेके आए। तो अभी हमें पता लगा है कि कुछ जर्मनी में और कुछ और मुल्कों में कुछ सेकेंड हैंड विंड मिल्स अवेलेबल हैं। तो हम कुछ ट्रायल के लिए कुछ विंड मिल्स इंपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी इंतहाई सस्ती बिजली, क्योंकि ये विंड कॉरिडोर पे है हमारा जो प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि सस्ती बिजली लोगों को दी जाए, सस्ती एजुकेशन दी जाए, सस्ता खाना दिया जाए, सस्ता मेडिकल केयर दिया जाए। और जो पिसे हुए लोग हैं जिनका इनकम कम है, जो 20-25 हज़ार इनकम है अगर किसी का, तो वो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल एंजॉय करे। तो इंशाल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे। कोशिश तो यही है, एक इरादा अच्छा है। एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो आप काम करने जा रहे हैं वो जो है काफ़ी ऐसा काम है जिसको हम सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में होना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप एक प्राइवेट एंटाइटी ये काम कर सकते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं जाती इन एरियाज की तरफ, यहाँ से एनर्जी क्यों प्रोड्यूस नहीं करती, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड के जरिए हो? कुछ काम हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी। मुझे इस तरफ को हैदराबाद वाली साइड पे कुछ विंड मिल्स लगी नज़र आई हैं, जो सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट विंड मिल्स का लगाया है और अभी वो फंक्शनल है, काम कर रहा है। इसी तरह जो इंटीरियर सिंध में बहुत सारी जगहों पे जो है
वो सोलर पे काम हुआ है, सोलर लाइट्स नज़र आई हैं लगी हुई मुझे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। पूरा कमांडर सिटी में जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सब सोलर लगा रहा है। ये काम तो कई अरसा कबल जो है पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस भी हो चुका, सक्सेसफुली लॉन्च भी हो गया। तो फिर इतने साल हमने इंतजार क्यों किया, और अब जाके वो भी आप कह रहे थोड़ी बहुत जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो बहुत कम एरियाज में इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ तो फिर ये तो गवर्नमेंट, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आएंगी, हमारे यहाँ तो कोई गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं होती ना। वो जो काम करना चाहता है दूसरा उसकी टांग खींचना शुरू हो जाता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ सकी आज तक 72 ईयर्स में। तो अगर फौजी दौर बीच में से निकाल दिए जाएं जो 30 साल है तकरीबन, तो बाकी तो कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही है। मतलब किसी को काम नहीं करने दिया, कोशिश भी की है तो अपोजिशन का तो यही होता है कि किसी तरह से इनको जो है फेल किया जाए। तो ये मतलब हमारी बदकिस्मती रही है। लेकिन अभी भी लोग सीरियस हो जाए और काम करना शुरू कर दें तो बहुत सारे एरियाज हैं, सिर्फ एनर्जी नहीं है, हाउसिंग में बहुत काम हो सकता है, एजुकेशन में बहुत काम हो सकता है, हॉस्पिटल मेडिकल केयर में बहुत काम हो सकता है। कमांडर साहब, जिस तरह आपने बताया कि कमांडर सिटी में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये तमाम तरह फैसिलिटीज मौजूद है। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी फॉर्म करना इटसेल्फ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब एचईसी की रिक्वायरमेंट्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स है, एचईसी का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्रेडिबिलिटी है, ये तमाम तर जो काम है क्या ये अभी अंडर प्रोसेस है या आप लोग बाद में करेंगे, इसका कुछ देखिए हमने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इब्तिदा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी हमारी कंस्ट्रक्शन इसी 2020 में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो 2025 में चूंकि इस मॉडल ने कंप्लीट होना है तो हमारी भी प्लानिंग यही है कि 2025 तक हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो काम करना शुरू कर दे। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है ना। इस वक्त तो हमने जमीन एलोकेट करके अभी उसकी डिजाइनिंग हो रही है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होनी है। पहली हमने जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जिसकी 2500 कैपेसिटी है बच्चों की ना, इट इज 6 स्टोरीड, वो अभी कंप्लीट किया स्ट्रक्चर उसका और फिनिश पे है, जिसमें क्लासेस हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन हम इंशाल्लाह इसी साल हम कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कर लें। पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद फिर अपने सिस्टम पे आना है। दोनों का बनाना होगा। जी बिल्कुल जी। पहले तो वो उसमें हमारे पास टाइम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो उसके लिए हमारे पास टाइम है तकरीबन 4 साल। तो यानी आपको कहना ये है कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, वंस इट्स कंप्लीटली डन, उसके बाद फिर आप फर्दर जो एचईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सब यूनिवर्सिटी फॉर्म करेंगे, क्योंकि इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं इस मुल्क में और उस पर कोई भी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो बाद का, पहले हमने मेन प्रोसेस देखना है जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो वहाँ पे प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स जो अपॉइंट होंगे वो क्या वहीं उसी टेरिटरी के होंगे या बाहर से अपॉइंट किए जाएंगे? मतलब यहाँ कराची में जो और बाकी एक्सपीरियंस लोग देखिए, जो हम हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम लिविंग भी अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि शायद जो लोग वहाँ बसें वहाँ से हमें वो क्वालिटी ना मिल सके। तो फिर हमें मुख्तलिफ शहरों से मेरिट पे लोग लेके जाने हैं। अच्छा। और उनको फिर हम लिविंग देंगे। हर यूनिवर्सिटी जो हम अभी पहली बना रहे हैं उसके अंदर ब्लॉक्स अलग हैं जहाँ प्रॉपर अकोमोडेशन हम दे रहे हैं, जहाँ बच्चों की अकोमोडेशन दे रहे हैं वहाँ फैकल्टी के लिए अलग अकोमोडेशन ब्लॉक जो है उसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारी फैकल्टी होगी जो बाहर से हम हायर करेंगे मेरिट पे, वो वहीं हमारी प्रेफरेंस होगी वहीं रहें, क्योंकि शहर से तो फासला ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 1 घंटे की ड्राइव है। और हम अगर कोई पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम कर लें तो हम कराची से टीचर्स को ले जा भी सकते हैं और वापस छोड़ भी सकते हैं, बहुत फासला नहीं है। तो मतलब दोनों चीज़ों पे हम इस पे काम कर रहे हैं कि वहाँ कुछ लिमिटेड अकोमोडेशन भी अवेलेबल कर लें। और चूँकि शटल हम ऑलरेडी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं और शटल हमारी 24 घंटे चलेंगी शारे फैसल से सिटी इंशाल्लाह 1 अप्रैल से, तो किसी को आने जाने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मतलब कमांडर सिटी जाने का किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया है इसका, ताकि इसमें कोई हिंड्रेंस ना हो और प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो फॉर्म हो उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से मुस्तफीद हो सके। फिर गाड़ी हमने ले ली
है शटल, जो इंशाल्लाह 1 अप्रैल से चलेगी जब लोग वहाँ बसना शुरू और जो ये यूनिवर्सिटी स्कूल का प्रोजेक्ट है, आपको इससे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इससे एजुकेशन का जो एक उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अचीव होगा? क्योंकि उस एरिया में ऑब्वियसली अभी भी लोग इतना ज्यादा नहीं बसते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो एरियाज है, पूरा हैदराबाद तक भी चले जाएं तो उन लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा। देखें ये इस बेल्ट में कोई अच्छी मतलब यूनिवर्सिटी तो खैर बंदा सोच भी नहीं सकता, कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, आपको हाई स्कूल भी नहीं मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कमांडर सिटी हमारा जिस बेल्ट पे आ रहा है, तो उन लोगों का बड़ा भला होने चला है और बहुत कम बजट में, चूंकि ये फी सबीलिल्लाह हो रहा है सारा, तो इसमें लोगों का बहुत भला होने चला है। और एक बहुत अच्छा तजर्बा मुझे है, मैं ऑलरेडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ इस वक्त, मेरे पास 2000 बच्चे आज भी मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे हैं और 2015 में कराची बोर्ड की टॉप दोनों पोजीशन मेरे स्कूल की थी। बेहतरीन। तो मतलब तजर्बा भी है, ये नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल जी नया। पिछले 19 साल से मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं बच्चों की ग्रूमिंग कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कमांडर सिटी के हवाले से, कुछ बात की हमने जो एक्सपो 2020 का है जिसमें रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन और जो रिलेटेड मटेरियल्स उस हवाले से एग्जीबिशन लगेगी, 3 रोज़ा एग्जीबिशन है, आप विजिट कर सकते हैं इसको 10, 11, 12 जनवरी को एक्सपो सेंटर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।